अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकवी और मैं हूं फायसा मलिक। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो हर मुश्किल की गिरह खोलने वाला है। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। हुकूमत ने नैब को काबू में लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। नैब अख्तियारात में कमी के लिए नया तरमीमी आर्डिनेंस का मुसवदा भी तैयार कर लिया गया। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्डिनेंस के इब्तदाई खदोखाल से आगाह कर दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान को नए नैब आर्डिनेंस पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का मशवरा दिया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी है। ये कमेटी सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को नैब आर्डिनेंस पर एतमाद में लेगी। जराये के मुताबिक परवेज खट्टक और असद उमर भी इस हुकूमती कमेटी का हिस्सा है। मुजवजा मसवदे के मुताबिक चेयरमैन नैब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का अख्तियार वापस ले लिया जाएगा, जबकि मुल्ज़मान को 90 दिन हिरासत में रखने और किसी मकाम को सब जेल करार देने का इख्तियार भी खत्म कर दिया जाएगा। अब ये तमाम कामों की इजाजत अदालत देगी। मसवदे के मुताबिक 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुंतखब नुमाइंदों का ट्रायल भी इसी सूबे में होगा जहाँ से वो इलेक्शन जीतेंगे। करप्ट अफराद सजा के बाद प्ली बार गेन कर सकेंगे। नए नैब आर्डिनेंस पर हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत भी करेगी। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक अभी तक कोई मुसव्विदा तैयार नहीं हुआ। मौजूदा मुसव्विदा और खबर दुरुस्त नहीं है। हुकूमत शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने नैब के तरमीमी आर्डिनेंस की तैयारी की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नैब आर्डिनेंस में तरमीम के हवाले से अभी अपोजिशन और नैब से मुशावरत होना बाकी है। शहजाद अकबर ने कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले नैब आर्डिनेंस में तरमीम का मुसव्विदा दुरुस्त नहीं है। कोशिश की जाएगी नैब कवानीन में तरमीम पार्लियामान से हो। सरकारी इदारों को करप्शन से पाक करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को कबल अज वक्त रिटायर करने के लिए रूल्स जारी कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे उन शराजी। वज़ीर आज़म की जानिब से सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स 2020 की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अफसरान के कबल अज वक्त रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए, जिसके बाद करप्शन और प्ली बारगेन में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी को अब कबल अज वक्त रिटायर किया जा सकेगा। सच न्यूज को मसूल दस्तावेज के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स रिटायरमेंट रूल्स फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे और रूल्स के तहत सिविल सर्वेंट्स को बराह रास्त रिटायर किया जा सकेगा। दस्तावेज के मुताबिक रूल्स का इतलाक नैब या किसी अदारे से प्ली बारगेन करने वालों पर भी होगा और इसका इतलाक उन अफसरों पर भी होगा जिन पर करप्शन का इल्जाम साबित हुआ। दस्तावेज में बताया गया है कि रूल्स के तहत रिटायरमेंट के लिए बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बोर्ड ग्रेड 20 और बाला की बराह रास्त रिटायरमेंट की सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी को भिजवाएगा और सिफारिशात मिजाज अथॉरिटी यानी वज़ीर आज़म को भेजी जाएंगी, जबकि वज़ीर आज़म ग्रेड 22 के अफसर को ज़ाती सुनवाई के लिए नामजद करेंगे। सैयद ओन शराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना की वबा के दौरान पार्लियामेंट के अहम इजलास से मुताल्लिक अहम इजलास जारी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास में कहना था कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान के तक़द्दुस का एहतराम करती है, पार्लियामान को गैर मौसर नहीं करना चाहिए। कोरोना वबा के दौरान वीडियो राब्ते के जरिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के हवाले से कायम खुसूसी कमेटी बराए वर्चुअल सेशन का इजलास पार्लियामेंट में जारी। इजलास की सदारत चेयरमैन वर्चुअल कमेटी वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फखर इमाम कर रहे हैं। इजलास का मकसद कोरोना वबा के दौरान पार्लियामेंट के वर्चुअल इजलास को तलब करने के हवाले से मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित और आईनी पहलुओं का जायजा लेना है। इजलास में वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा का कहना था कि वर्चुअल इजलास न बुलाने पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। इजलास में हाजिरी के लिए सियासी जमातें खुद फैसला करें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास में कहना था कि कौमी असम्बली के वर्चुअल इजलास की इजाजत रूल्स नहीं देते, पार्लियामान को गैर मौसर नहीं करना चाहते। उनका कहना था कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से अरकान आ सकते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामान के तक़द्दुस का एहतराम करती है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली के वर्चुअल सेशन की मुखालफत कर दी। बोले, कौमी असम्बली का बाकायदा इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल पर खुलकर बातचीत हो सके। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों का इत्तफाक है कि वर्चुअल सेशन न बुलाया जाए। पार्लियामानी निगरानी के लिए सेशन बुलाना इंतहाई जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि स्पीकर की जिम्मेदारी है कि अरकान असम्बली अमले की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करें। तमाम जमातों का इत्तफाक है कि वर्चुअल सेशन न बुलाया जाए। दूर से आने वाले अरकान असम्बली के लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल होंगे। पार्लियामान के जरिए निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नायब न्याजी गठजोड़ 11 माह से बेगुनाह हमजा शहबाज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। अवाम का आटा चीनी चोरी करने वालों को इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि बेगुनाह हमजा शहबाज 11 माह से जेल में हैं। करप्शन का कोई सबूत नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। नैब नियाजी गठजोड़ 11 माह में हमजा शहबाज के खिलाफ एक भी झूठा इल्जाम साबित न कर सका। नैब नियाजी गठजोड़ आज की तारीख तक हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस तक फाइल न कर सका। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि अवाम का आटा चीनी चोर करने वालों को इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं। बेबुनियाद और झूठे इल्जाम पे हमजा शहबाज 11 माह से इंक्वायरी के लिए हिरासत में है, कोई पूछने वाला नहीं। नैब नियाजी गठजोड़ अवाम को 110 अरब की चीनी महंगी बेचने वालों और 150 अरब के पेशावर मेट्रो के गड्ढे खोदने वालों को गिरफ्तार नहीं करता। सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के पास अक्सरियत होगी तो ही वो 18वीं तरमीम खत्म कर सकेगी। आमदन से जायद असासों के केस में पेशी के मौका पर एहतसाब अदालत में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बातें तो सब करते हैं लेकिन अक्सरियत होगी तो कुछ कर सकते हैं। हुकूमत 18वीं तरमीम के खात्मे की बातें कर सकती है, उसे खत्म नहीं कर सकती। लॉकडाउन होना अच्छी बात है। और अब आपको बराह रास्त कोयटा लिए चलते हैं जहां पर डॉक्टर सादिर आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीजें भी हमने पैदा बनाना शुरू कर दी हैं, तो मुझे लगता है कि हम कोविड के मुकाबले में हमारी ताकत बेहतर होती जा रही है और कौम भी मजीद ताकतवर होती जा रही है। कोई चीज आप ऐड करना चाहें हुजूर? थैंक यू जनाब। अस्सलाम वालेकुम। कराची में डीएचए में बेकरी धमाके की रिपोर्ट में कहा गया कि धमाके में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले हैं। कराची से आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में डीएचए में जो बेकरी धमाका हुआ था उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में कहा गया कि धमाके में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले हैं। कराची में डीएचए में बेकरी में धमाके की रिपोर्ट जारी कर दी गई। धमाके में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले हैं, ऐसा कहना है एसएसपी साउथ का, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वकुआ को क्लियर करार दे दिया। एलओसी पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारतीय फौज ने 28 अप्रैल को आलमी कवानीन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी को बिला इश्तियाल निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा कि एलओसी पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां पूरी शिद्दत से जारी हैं। मामले पर भारतीय सिफारतकार को दफ्तर खारिजा तलब करके सरहदी इश्तियाल अंगेजियों पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मजीद कहना था कि भारतीय फायरिंग आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। रवां साल भारतीय फौज ने 913 मरतबा कंट्रोल लाइन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी आबादी को गोलाबारी का निशाना बनाया गया। मजहबी मुनाफरत मुतनाज़ा शरीयत बिल, बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने रिपोर्ट जारी कर दी। नाम निहाद जमहूरी मुल्क का भयानक चेहरा बेनकाब, भारत अक़लियतों के लिए पहली बार खतरनाक मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में अक़लियतों के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। अमरीकी कमीशन मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में भारत को पहली बार अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार देते हुए भारत को CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया। सालाना रिपोर्ट में मुतनाज़े भारतीय शरीयत बिल पर शदीद तनकीद की गई। रिपोर्ट में वाज़े लिखा है कि 2019 में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ। बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी कड़ी तनकीद की गई। अमरीकी कमीशन ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने के इक़दामात को भी आड़े हाथों लिया। रिपोर्ट में जहां भारत का मकरू चेहरा आया किया गया है, वहीं पाकिस्तान में उठाए जाने वाले इक़दामात की तारीफ भी की गई है। करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ समेत सिख यूनिवर्सिटी और तालीमी अमूर पर नजरसानी के हुकूमती इक़दामात को सराहा गया है। वज़ीर आला सिंध ने वीडियो पैगाम में कहा है कि सिंध में आज कोरोना के 200 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जबकि आज ही सिंध में सबसे ज्यादा 8 मरीज इंतकाल कर गए। आज 29 अप्रैल 2020 5 रमजान 1441
اور اس کرونا وائرس کا 64th ڈے ہے پہلا کیس آنے سے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 404 لوگ مزید انفیکٹ ہوئے ہیں، یعنی جو ہم نے 3729 ٹیسٹ کیے ہیں اس میں 404 پازیٹیو آئے ہیں، اور اس طریقے سے ٹوٹل تعداد انفیکٹڈ لوگوں کی صوبہ سندھ میں 5695 ہو گئی ہے. اس وقت تک ٹوٹل کیور ہونے والے کی تعداد 1169 ہے، 1169، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 208 افراد اس وبا سے کیور ہوئے ہیں. ٹوٹل پیشنٹس جو ہمارے پاس انڈر ٹریٹمنٹ ہیں وہ 4426، جس میں سے 3187 ہوم آئسولیشن میں ہیں، 762 گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں ہیں، اور 477 جو ہیں وہ اسپتالوں میں ہے. نمبر آف ڈسٹرکٹس جو زیادہ افیکٹڈ ہیں اس میں شہر کراچی میں ٹوٹل 332 لوگ کرونا کے مرض میں پازیٹیو آئے ہیں کل کی تاریخ میں، جس میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 113، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 100، سینٹرل میں 39، کورنگی میں 37، ویسٹ میں 26 اور ملیر میں 17. اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں خیرپور اور لاڑکانہ میں 13 پیشنٹس آئے ہیں پازیٹیو، سکھر میں 14، شکارپور میں 7، شہید بے نظیر آباد میں 7 لوگ پازیٹیو آئے ہیں. کراچی ایئرپورٹ پہ جو سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں ان 505 کے سیمپل لیے گئے، ان میں سے 69 پازیٹیو ہیں. ابھی 39 کے ریزلٹس اویٹڈ ہیں، تو 505 میں سے باقی جو ٹیسٹ کیے ہیں ہم نے اس میں 69 پازیٹیو ہیں، 397 نیگیٹو ہیں. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کا کرونا ٹیسٹ دوسرا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے. فیصل ایدھی اس وقت اسلام آباد آئسولیشن میں موجود ہیں. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کا کرونا ٹیسٹ دوبارہ مثبت آیا ہے. فیصل ایدھی کا دوسرا ٹیسٹ 27 اپریل کو ہوا تھا. فیصل ایدھی کا پہلا ٹیسٹ 21 اپریل کو پازیٹیو آیا تھا. فیصل ایدھی ایدھی ہوم اسلام آباد میں آئسولیشن میں موجود ہیں. فیصل ایدھی نے اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی تھی. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد فیصل ایدھی نے کرونا ٹیسٹ کرایا تھا جو کہ پازیٹیو آیا تھا. فیصل ایدھی میں کرونا کی تشخیص ہونے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے بھی احتیاطی کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جو کہ نیگیٹو آیا تھا. پاکستان میں کرونا وائرس کے وار تیز ہو گئے. وبا میں مبتلا مریضوں کی تعداد 14,850 ہو گئی، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 327 ہو چکی. اب تک ملک بھر میں 1,65,911 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,530 لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا. ان میں سے 806 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا، جبکہ 26 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3,425 افراد کورونا مرض سے مکمل صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں. صوبہ پنجاب کی صورتحال سب سے خطرناک ہے، جہاں کے مریضوں کی تعداد دیگر صوبوں سے زیادہ ہے. صوبہ پنجاب میں اس وقت 5,827 افراد اس موذی مرض میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. دیگر صوبوں کی بات کی جائے تو صوبہ سندھ میں 5,291، اسلام آباد میں 297، بلوچستان میں 915، خیبر پختونخوا میں 2,160، آزاد کشمیر میں 65، جبکہ گلگت بلتستان کے 330 کنفرم کیسز ہیں. اس موذی مرض سے صحت یاب ہونے والوں میں آزاد کشمیر کے 35، بلوچستان کے 176، گلگت بلتستان کے 222، اسلام آباد کے 36، خیبر پختونخوا کے 533، صوبہ پنجاب کے 1,306 اور صوبہ سندھ کے 925 شہری شامل ہیں. اور یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ کورونا سے متاثر رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید کا پورا گھرانہ کورونا سے متاثر ہو گیا ہے. اسی پر مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں مظاہر سید سے. مظاہر بتائیے گا کہ کون کون متاثر ہے ان کے گھر میں؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ ہفتے جو ہے وہ عبدالرشید رکن سندھ اسمبلی ہیں جن کا کورونا کا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آیا تھا. اس کے بعد جو ہے ان کی وہ کوارنٹائن میں چلے گئے تھے، جبکہ اب ان کی فیملی کا جو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ان کے 3 بچے، 2 بہنیں، بیوی اور والدہ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. رکن سندھ اسمبلی کے بھائی اور بہنوئی میں بھی کورونا وائرس سے جو ہے وہ متاثر ہیں، جبکہ سید عبدالرشید جو کہ رکن سندھ اسمبلی ہیں ان کے مزید 21 جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ٹیسٹ لے لیے گئے ہیں، جن کے نتائج جو ہیں وہ جلد آ جائیں گے. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کو کورونا ٹیسٹ ہے، کورونا وائرس ان کے اندر تصدیق ہو رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظاہر سید ہمارے ساتھ موجود تھے.
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन सिपाही डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की चौथी खेप की तरसील का अमल जारी है। एनडीएमए की जानिब से बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों को सामान रवाना कर दिया गया। एनडीएमए की जानब से जीबी और बलूचिस्तान के लिए सामान की तरसील। गिलगित बल्तिस्तान को 29,098 सर्जिकल मास्क और 1,200 N95 मास्क भिजवा दिए गए, जबकि बलूचिस्तान को 38,798 सर्जिकल मास्क और 1,600 N95 मास्क अरसाल किए गए हैं। एनडीएमए के मुताबिक जीबी को 5,469 हिफाजती सूट, 1,680 जोड़े दस्ताने और 977 जोड़े जूते के कवर भी सामान में दिए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान को 7,292 हिफाजती किट्स, 2,240 जोड़े दस्ताने और 1,303 जोड़े जूते के कवर भी सामान में भेजे गए। बलूचिस्तान और जीबी के लिए सर्जिकल टोपियां, फेस शील्ड और हिफाजती एनके भी शामिल हैं। एनडीएमए के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा को चौथी खेप पहले ही भिजवा दी गई है, जबकि पंजाब, सिंध और आजाद कश्मीर के अस्पतालों को सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। कराची में जारी लॉकडाउन में रमजान की शुरू होते ही गैर एलानिया नरमी हो गई है। शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई है। मजीद बता रहे हैं अशरफ सोलंकी। जी देखें, शहर कायद में गुज़िश्ता 37 रोज से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के बायस ये लॉकडाउन शुरू किया गया। गुज़िश्ता 2 रोज से शहर में जो है गैर एलानिया लॉकडाउन में नरमी देखी गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक नज़र आ रहा है। कैमरामैन फैज़ान दिखा सकता है कि सड़कों पर जो रश है वो मामूल के मुताबिक है। आम दिनों में जैसे लॉकडाउन से पहले रश होता था, शहरियों का सड़कों पर अपने मुख्तलिफ ऑफिसेज़ की तरफ जाते थे, गाड़ियों में मोटरसाइकिल सवार और दीगर लोग जो अपने कामों पर जाते थे, वो वही गैर एलानिया नरमी के बायस जो है शहरी अपने कामों पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में जो सड़कें हैं वो ट्रैफिक से भरी हुई नज़र आ रही हैं। और ये कोरोना वायरस के बढ़ने और कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी इसमें हो सकता है। जो गुज़िश्ता 2 रोज से लॉकडाउन में नरमी देखी गई, इस वजह से शहरियों का जो है अपने ऑफिस की तरफ जाना जो है मामूल बन गया है। जी शुक्रिया अशरफ सोलंकी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के सस्ते होने से सफरी और तवानाई लागत कम होगी। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करेंगे, जो कोरोना बजट होगा। कोरोना लॉकडाउन और रमजान अल मुबारक में महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की नवीद आ गई। कीमतों में कमी आलमी मार्केट जितनी होगी या फिर लगेगा कट, सबको है इंतजार। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से सफरी और तवानाई लागत कम होगी। खुशखबरी है, 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम होंगी। मुशीर खजाना का कहना था कि आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश करेंगे, जो कोरोना बजट होगा। छोटे ताजरों के लिए 3 माह के बिल बिजली माफ होंगे। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि हुकूमत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को पैसे फराहम कर रही है। कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वाले 40 लाख अफराद की मदद भी की जाएगी। कोरोना के साथ मईशत भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने का बेहतरीन मौका आ गया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक कमी हो सकती है। हुकूमत ने रवा माह $28 का 1 सैनट फी बैरल में तेल खरीदा है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी, बेहतरीन मौका। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपए 75 पैसे फी लीटर तक कमी की गुंजाइश मौजूद है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने रवा माह $28.51 फी बैरल तेल खरीदा है। जराये के मुताबिक दरामदी तेल की लागत $36.33 फी बैरल बनती है। पेट्रोलियम डिवीजन के जराये कहते हैं कि मकामी सतह पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 35 रुपए 25 पैसे बनती है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक हुकूमत पेट्रोल पर फी लीटर 35 रुपए टैक्स वसूल करती है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 70 रुपए 25 पैसे फी लीटर बनती है, जबकि इस वक्त पेट्रोल की कीमत 97 रुपए फी लीटर है। इस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। ताहम जराये बताते हैं कि हुकूमत की जानब से ऐसा मुमकिन नहीं है। 1 मई से पेट्रोल की कीमत में कमी के हवाले से समरी ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा, जिसके बाद ही पता चलेगा कि हुकूमती रिलीफ आलमी सतह के मुताबिक है या नहीं। वाज़ेह रहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की हदायत पर होगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत की जानिब से 1 मई को पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान किया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ दे, मगर आलमी मंडी में पेट्रोल की गिरती हुई कीमतों के मुताबिक रिलीफ दिया जाए। हुकूमत को चाहिए कम से कम जितना कर सके करे। हुकूमत को चाहिए कि 50-60 रुपए लीटर करना चाहिए पेट्रोल, यही सही होगा। ज़रूरी है कीमतें जो अभी जो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो अभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो
اس کے حساب سے تو ابھی تک حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا, سمجھ گئی کہ نہیں. ان کو جتنا ہو سکے کم سے کم اس صورتحال میں عوام کو جتنا ریلیف دے سکتے ہیں دینا چاہیے, ہماری تو یہی رائے ہے. بھائی جان پیٹرول رہنا جائے, کوئی پتہ نہیں کتنا کام کریں گے جی, نکلتے ہیں یا نکلتے کیا رہے جی, کم سے کم 50-60 روپے لیٹر ہونا چاہیے جی. جیسے پہلے تھا تقریباً 60-70, اس لمٹ میں اگر ہونا تو پھر عوام کے لیے صحیح رہے گا. پیٹرول تو جو عالمی منڈی میں ریٹ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, پہلے بھی ہوئی ہیں, لیکن یہاں کی عوام ایسی ہے کہ یہ غریب کے پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن حکومت کے آگے یا منافع خوروں کو آگے کوئی بھی نہیں بولتا ہے. کم از کم 60 روپے لیٹر ہونا چاہیے جو ریلیف مل رہا ہے عوام کو. یہ پیٹرول ابھی بھی 75 روپیز دے رہے ہیں, جو ہمیں پتہ چلا سمریز کی, وہ ابھی بھی 75 روپے آ رہی ہے, حالانکہ عالمی جو ہے عالمی مارکیٹ میں اس کی بہت کم پرائز ہو گئی ہیں. تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو کم از کم 60 روپے تک کریں. حکومت کو پر لیٹر 22 سے 23 روپے میں پڑ رہا ہے, تو یہ ہمیں 40-45 میں ملنا چاہیے نا. ریلیف تو اتنا بنتا ہے نا عوام کے لیے. اس ٹائم سوشو اکنامیکل حالات بہت برے ہیں, تو ڈیفینیٹلی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کم از کم 20 سے 25 روپے جو ہے ریلیف ملنا چاہیے. کم سے کم 50 روپے سے 100 روپے 2 لیٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے سارے واسطے تو یہی ہے. غریب آدمی کو کسی قسم کا بھی کوئی رسپانس نہیں ہے, کسی قسم کا بھی. یہ تو اس دور میں جو ایک طرف کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور دوسری طرف پریشانی ہے, ایک حکومت نے زبردست فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر اس سے بھی سستا ہو جائے تو ہم حکومت کے شکر گزار ہو جائیں گے. تو اچھی اقدام ہے. ایک تو عوام کو ریلیف مل جائے گی, مہنگائی میں کچھ کمی ہو جائے گی, ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کچھ کمی ہو جائے گی, اور بھی اس میں کافی فائدے عوام کو. حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدام کر لے, اور بھی مہنگائی میں کچھ کوشش, بجلی میں کچھ کمی کر لے کہ عوام کو کچھ ریلیف مل جائے گی. لوگ کے پاس جو 100 میں 19 لوگ کے پاس ہے نا, اس کے پاس اپنا ٹرانسپورٹ نہیں ہے, اور ذرا سے بھی قیمت کا پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو 10 روپے 15 روپے 20 روپے کرایہ بڑھا لیتے تھے. تو فرق کس پر پڑتا ہے؟ غریب عوام پر پڑتا ہے. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اس کے علاوہ مطلب اس کو چاہیے کہ اور بھی اس کو ریلیف دے, کیونکہ فائدہ ہم لوگوں کی پہنچتا ہے. عوام کو ریلیف ملنی چاہیے, ضروری ہے. کاروبار نہیں ہے, مارکیٹیں بند ہیں, شاپس بند ہیں, اور ہر غریب بندہ پریشان ہے. تو یہ بہت اچھا پیکیج ہے. چاہیے کہ حکومت اس کو اور بھی عوام کو ریلیف دے, اس میں پیٹرول کی کمی لائیں. اور بھی ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمتیں یکم تک جو نا کم کرنے کی کم کر رہی ہے, اور ہم حکومت کے شکر گزار ہیں. اسی میں جو نا عوام کی بھی بھلائی ہے, اور یہ مہنگائی وغیرہ بھی جو نا یہ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ حکومت کو کرنی چاہیے اس طرح. جی بہت خوشی کی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ تو ریلیف ملا. غریب طبقہ جو نچلی طبقے کی عوام ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا, اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے. ویلکم بیک. رمضان المبارک میں ہر چیز کے دام بڑھا کر گرانی کا طوفان کھڑا کر دیا گیا. عام استعمال کی اشیاء پہنچ سے دور ہو گئی, اور پھلوں کو تو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ عام آدمی انہیں صرف دیکھ سکتا ہے, کھانے کے لیے خرید نہیں سکتا. کراچی میں پھل کن داموں فروخت ہو رہے ہیں اور کون انہیں خرید سکتا ہے, یہ جانتے ہیں عبدالقدیر رانا سے. آسمان سے باتیں کرتے پھلوں کے داموں کے بارے میں شہری کیا کہتے ہیں, آئیے انہی سے جانتے ہیں. خربوزہ اتنا مہنگا ہے کہ ایک عام آدمی نہیں خرید سکتا. کیلا بہت اچھا ہے, ہم خرید نہیں سکتے, غریب آدمی ہے. خربوزہ بہت پسند ہے لیکن بہت زیادہ مہنگا ہے. کیلا بہت مہنگا ہے, دیکھ سکتا ہوں, خرید نہیں سکتا. اتنے مہنگے ہو گئے ہیں, میں ان کو دیکھ سکتا ہوں, خرید نہیں سکتا. آگ لگی ہوئی ہے. دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن خریدنے کی طاقت نہیں ہے اس کو. عام آدمی صرف پھلوں کو دیکھ سکتا ہے, خرید نہیں سکتا. فروٹ چاٹ بنتا ہے, یہ بنتا ہے, وہ بنتا ہے, لیکن آپ اس کو صرف دیکھیں. مہنگائی کی وجہ سے کوئی خرید نہیں سکتا. شہریوں کا کہنا ہے کہ پھلوں اور دیگر اشیاء کے دام کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر نظام بنایا جائے. کیمرامین احسن رضا کے ساتھ عبدالقدیر رانا, سچ ٹی وی, کراچی. فیصل آباد میں ماہ مقدس میں بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی. پھل, سبزیاں اور کھجور سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں انتہائی بڑھنے کے باعث شہریوں کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں علی گوہر. ماہ مقدس میں مہنگائی کا منہ زور گوڑا انتظامیہ کے قابو میں آنے کو تیار نہیں. ایک طرف تو لاک ڈاؤن کے باعث کاروبار بند ہیں جس کی وجہ سے شہری مشکلات سے دوچار ہیں, تو دوسری طرف مہنگائی مافیا نے رمضان المبارک میں ایک بار پھر سے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے. پھل, سبزیاں اور کھجوروں سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ کھجور رمضان میں افطاری دسترخوان کا لازمی جز ہے, مگر قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور زیر انتظامیہ منظر
नजर से ही गायब है, जिस तरह सरकारी रेट लिस्टें गायब हैं। देखिए जी, जैसे ही माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आता है तो हमारे पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता है कि आते ही महंगाई बढ़ जाती है। अगर जो चीज़ 50 रुपए की मिल रही है वो 100 रुपए की मिलती है, और जो चीज़ 100 रुपए की है वो 200 की मिल रही है। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि वो इन मुनाफाखोर और मगरमच्छों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हमें और आवाम को इस सस्ती और उम्दा चीज़ें फराहम करें। जी, जिस दिन रमज़ान चढ़िया हुए कि हर चीज़ का डबल नहीं ट्रिपल रेट हो गया। जिस दुकान तो चीज़ लैन जाइए वो कहते कि खान साहब ने पूछो कि खरबूजा 50 रुपए किलो, 3 दिन पहले इस टाइम 150 रुपए किलो है। महंगाई जोर नाल हो रही है, जिस चीज़ से भी दे लो हर चीज़ का डबल ट्रिपल रेट चल रहा है। हम लोग ना रमज़ान शरीफ खास तौर पर महंगाई का ऐसा तूफान लाते हैं ना हम दीन की पैरवी करते हैं ना कोई अपने मुआशरे की। सब्जी वो जी पहुँच तो दूर है, नहीं लै आती। शाम को रोज़ा खोलना होंगे, खजूर भी नहीं लभदियां बच्चों को। वो 300-400 रुपए किलो खजूर जी कितों दस्तियाब होगी। शहरियों ने जिले इंतजामिया से जागने का मुतालबा किया है कि इस माह मुकद्दस में महंगाई पर काबू करे, ताकि शहरी और अफ्तारी का एहतमाम अच्छे अंदाज में कर सकें। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। एक बार फिर लाखों की तादाद में टिड्डियों के झुंड ने दादू का रुख कर लिया। टिड्डी दल के हमले से फसलें तबाह होने लगी, जबकि महकमे ज़राअत और जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। रिपोर्ट करेंगे शुहेब फहीम। लाखों की तादाद में एक मरतबा फिर टिड्डी दल ने जिला दादू का रुख कर लिया है। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी हमलावरों ने फसलों पर हमला करके तबाही मचा दी है, जिसके बायस किसान सर पकड़कर बैठ गए हैं। फसलों के लिए तबाही मचा देने वाली टिड्डियों के बड़े झुंड ने मुख्तलिफ इलाकों पर खड़ी फसलों पर हमला करके हरियाली को चट करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से किसानों में कोहराम मच गया है। पता नहीं कहां से आ गई ये लाखों की तादाद में, और हम हुकूमत से अपील करते हैं इसका कोई जल्दी जल्दी बंदोबस्त करे, वरना हमारा लाखों नुकसान हो जाएगा। यहाँ टिड्डी दल का आज बहुत बड़ा हमला हो गया है। हम वफाक से और सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं तो कोई इसको स्प्रे का बंदोबस्त करें और इनका नुमाइंदा यहाँ चेक करने के लिए आ जाए। फसलों को इन हमलावर टिड्डियों से बचाने के लिए हुकूमत और महकमा ज़राअत की जानिब से ना तो कोई बेहतर इकदाम उठाए गए हैं और ना ही इनसे निमटने के लिए कोई स्प्रे करवाया गया है, जिसके बायस एक मरतबा फिर किसानों को लाखों रुपए का नुकसान का अंदेशा है। शुएब फहीम, सच टीवी, दादू। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की ज़ेर सदारत नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक फील्ड कमांडर्स ने वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसके दौरान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के तरबियती और फलाही उमूर का जायजा लिया गया। नेवल चीफ को पाक बहरिया के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नेवल चीफ ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कोरोना वबा के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों के साथ इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का इआदा भी किया गया। रोजा सेहत के लिए बेहद मुफीद, जिस्म को आलाइशों और जहरीले मादों से पाक करता है। माह रमजान में लोग इफ्तारी की दस्तरखान पर खाने पीने की अशिया के ढेर लगा देते हैं। रमजान में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, नुमाइंदा सच टीवी शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा शहजादा। जी बिल्कुल, देखें रमजान मुबारक शुरू होते ही लोग जो है खाने पीने में बेहतियाती शुरू कर देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर निजामी के साथ और इनसे बात करते हैं कि लोगों को रमजान मुबारक में जो है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी क्या कहेंगे? जी रमजान मुबारक में क्योंकि सेहत का मामला होता है, हमें प्रेस करना चाहिए, और वैसे भी जब हम सहरी करते हैं और अफ्तार करते हैं तो इस पूरे ड्यूरेशन में हमारा पूरा जिस्म का हिस्सा, जिस्म की एक एक चीज़ बेहतर हो जाती है, क्योंकि रमज़ान रहमत भी है, बाइस रहमत भी है इंसान के लिए। और सेहत के हवाले से रमज़ान तो एक ऐसा मामला है कि आपने जब रोज़ा रख लिया और सहरी कर ली, और सहरी के बाद शुगर लेवल शुरू के दिनों में कम होना शुरू हो जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके तमाम ऑर्गन्स, यानी पूरे साल में जो डिसेबिलिटी आपको प्रॉब्लम हो चुकी हो, कुछ चीज़ों की कमी और ज़्यादा हो गई हो, वो तमाम लेवल में आना शुरू हो जाती है। और हमें चाहिए कि मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, रमज़ान में ख़ास तौर पर तली हुई चीज़ें ना खाएँ। कोशिश की जाए कि जितने पकोड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं, समोसे, रोल, इससे परहेज़ किया जाए। घर की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, चाट का इस्तेमाल किया जाए, नॉर्मल मिर्चों के साथ, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और क्योंकि हमारी सेहत का एक बहुत बड़ा मामला होता है और हमें हर तरह से प्रिकॉशन रहना है, एहतियाती तौर पे तदबीर करनी है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए हर तरह से। और किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए रमज़ान में जिस हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल हो, बदहज़मी का शिकार हो, क्योंकि पेट भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। तो हम अगर एहतियात करेंगे खाने की चीज़ों में
नॉर्मल चीज़ें खाएंगे, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, डाइजेस्टिव निज़ाम भी अच्छा रहेगा, इस तरह हमारी सेहत भी मेंटेन रहती है। जी बिल्कुल, डॉक्टर निज़ामी का कहना था कि ख़ासकर जो तेल वाली जो चीज़ होती है उसे खाने से परहेज़ करना चाहिए और अफ्तार में लाइटली ग़िज़ा को जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद थे और अब आपको बताएं कि कहते हैं कि हुसूल इक़्तिदार ऐसी मंजिल है जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर हासो आम के दिल में होती है, मगर बाज़ औक़ात ताकत और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल अवामी नुमाइंदों को ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। करप्शन इल्जामात में अब तक कौन कौन से रहनुमा सजा पाकर नक्शे माजी बन चुके हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ब्राजील के साबिक सदर लुला डी सिल्वा और अर्जेंटाइन की सदर क्रिस्टीना क्रिचिस को करप्शन इल्जामात में सजा सुनाई गई है। थाईलैंड के साबिक वजीर आजम शनावतरा भी करप्शन स्कैंडल में सजा भुगत चुके हैं। डिक्सन हंटर को इंतखाबी मुहिम के पैसे जाती इस्तेमाल में लाने पर फर्द जुर्म का सामना करना पड़ा है। रुकन पार्लियामेंट क्रिस कोलिंस को भी ट्रेडिंग स्कीम के गैर कानूनी इस्तेमाल पर गिरफ्तार होना पड़ा है। सदर ट्रंप से भी 12 कारोबारी मामलात की तफसीलात तलब की जा चुकी हैं। चीन में हुक्मरान जमात के ताकतवर वजीर यी जोन को करप्शन पर सजाए मौत सुनाई गई है। 14 साल में चीन में 13,40,000 अफराद को करप्शन इल्जामात पर सजाएं दी गई हैं। चीन के वजीर रेलवे ली योंग को गैर कानूनी भर्तियां करने और ओहदे के नाजायज इस्तेमाल पर फांसी की सजा दी गई है। करप्शन इल्जामात पर प्रो के फौजी मूरी को भी इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा है। हुकूमत ने इसे जबरदस्ती बैरून मुल्क से लाकर 25 साल कैद सुनाई। 2019 में सूडान के साबिक सदर उमर अल बशीर को करोड़ों डॉलर के गबन में 2 साल के लिए कैद की सजा सुनाई गई है। 2017 तक किर्गिस्तान के वजीर आजम रहने वाले सपारा इसाकूफ को पावर प्लांट मंसूबे में करप्शन केस में 20 साल की सजा सुनाई गई। अलजायर की अदालत ने अवाम का पैसा लूटने वाले 2 साबिक वज़राए आजम अहमद अबू याहिया और अब्दुल मालिक सलाल को 12 साल के लिए जेल भेज दिया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी जेल यात्रा कर चुके हैं। जुलाई 2017 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पानामा रेफरेंस में अदालत ने नाअहल करार देकर ओहदे से फारिग कर दिया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन में जंगबंदी मुआहदे की तौसीक का ऐलान कर दिया। अमेरिका की तरफ से जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने यमन देर बाद जंगबंदी की तमाम तर कोशिशों की हिमायत कर दी। कोरोना के फैलाव के पेश नजर सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन में जंगबंदी मुआहदे में तौसीक का ऐलान किया तो अमरीका की तरफ से जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी यमन में दीरपा जंगबंदी की तमाम तर कोशिशों की हिमायत की। दोनों अतराफ से जंगबंदी के दावे सिर्फ बातों तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता। दुनिया को दिखाने के लिए एक तरफ जंगबंदी का ऐलान तो दूसरी जानिब यमन में सऊदी इत्तेहाद की जारियत जूं की तूं। सऊदी इत्तेहाद ने अपने ही ऐलान करदा जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। यमन में सऊदी इत्तेहाद की जारियत का सिलसिला मुआहदे के बावजूद जारी है। जंगबंदी मुआहदे में तौसीक के बाद भी सऊदी इत्तेहादी अफवाज बाज न आई। यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद ने कई हमले किए। मुख्तलिफ इलाकों पर जमीनी और फजाई हमलों में कई यमनी शहरी जख्मी हुए। सऊदी अरब अपने तमाम तर वहशियाना हमलों के बावजूद अपना एक भी मकसद अब तक हासिल नहीं कर सका। पिछले चंद बरसों के दौरान यमन की फौज और अवामी रजाकार फोर्स की दफाई ताकत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मुहासरे के बावजूद यमनी फोर्सेस की दफाई ताकत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चीन ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सिंकियांग में पामीर के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले में एयरपोर्ट की तामीर का काम शुरू कर दिया। इस मंसूबे पर कुल $230 बिलियन लागत आएगी। चीन ने शुमाल मगरिब में संकियांग इगोर खुद मुख्तार खिते के करीब पामीर के पहाड़ी सिलसिले में हवाई अड्डे की तामीर का काम शुरू कर दिया। ये एयरपोर्ट 3 ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से मुतसल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस खिते के पहले हवाई अड्डे के मुकम्मल होने के बाद सालाना 1,60,000 मुसाफिरों और 400 टन कार्गो की नकलो हरकत मुमकिन हो सकेगी। इस मंसूबे की कुल सरमायाकारी $230 मिलियन होगी। इस एयरपोर्ट को चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम मंसूबा समझा जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि इससे मजमूई तौर पर ताशकोरगन और संकियांग की मुआशी तरक्की को फरोग मिलेगा। और अब कुछ बात खेल और खिलाड़ी की, तो आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कौमी खिलाड़ियों को हिरासत तहसीन पेश करने के लिए मुनफरिद मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम का मकसद मद्दाहों को मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अपने पसंदीदा बल्लेबाजों और बॉलर्स को जोड़ियों की शक्ल देने का मौका फराहम करना है। फकार हुसैन की रिपोर्ट।
कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए सरगर्मियों का सिलसिला शुरू कर रखा है। पीसीबी इस सरगर्मी के जरिए मदाहों को मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले अपने पसंदीदा बल्लेबाजों और बॉलर्स को जोड़ियों की शक्ल देने का मौका फराहम कर रहा है। पीसीबी की इस मुहिम में T20 टीम के कप्तान बाबर आजम ने शुरुआत की और उन्होंने अपनी ऑल टाइम फेवरेट बैटिंग जोड़ी साबिक कप्तानों मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान को करार दिया। बाबर आजम का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ की अपनी एक क्लास है जो उन्हें बहुत पसंद है, जबकि यूनुस खान का हार ना मानना अच्छा लगता है। दोनों उनके फेवरेट बल्लेबाज हैं और मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान है। यूसुफ भाई की स्किल और क्लास, यूनुस खान का नेवर गिव अप माइंडसेट। हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे और मजीद सीखते रहेंगे। साबिक क्रिकेटर सईद अजमल का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के चंद बेहतरीन स्पिनर्स के साथ बॉलिंग करने का मौका मिला और वो उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की फतवाहत दिलाने में कामयाब भी रहे। साबिक टेस्ट स्पिनर ने कहा कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो लेजेंडरी बॉलर मरहूम अब्दुल कादिर के साथ बॉलिंग करना पसंद करते। मेरा ड्रीम था कि शायद कोई ऐसा प्लेयर आए जिसके साथ मैं पेयर बना सकूं, मगर ये है कि एक्स क्रिकेटर कादिर साहब के साथ मैं जरूर पेयर बनाता और मेरे फेवरेट प्लेयर रहे हैं और अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। पीसीबी की इस मुहिम में शायकीन क्रिकेट भी अपनी पसंदीदा जोड़ी के बारे में बता सकेंगे। इस सिलसिले में बल्लेबाजों और बॉलरों के बारे में बताया जाएगा। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। जारे बल्लेबाज क्रिस गेल साथी खिलाड़ी रामनिशन सरवान पर फट पड़े। उन्होंने नरेश सरवान को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से भी बढ़कर करार दे दिया है। इस सीजन में गेल को राम नरेश सरवान की आबाई टीम जमैका ने फारिग कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सेंट लूसिया जोकस में जाना पड़ा, जहां पर वो डैरेन समी की क़यादत में खेलेंगे। क्रिस गेल ने कहा कि सरवान, तुम कोरोना वायरस से भी बदतर हो। तलावत से मेरी रुखसती में तुमने अहम किरदार अदा किया। मेरी बर्थडे पार्टी में कितनी बड़ी तकरीर की थी। सरवान, तुम एक सांप हो। तुम जानते हो कि तुम्हें कैरेबियंस में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। सबको मालूम है कि तुम खुद को फरिश्ता जाहिर करते हो, मगर हकीकत में शैतान हो। तुम जहरीले हो। Didn't even say, okay, you can't go onto this speaker. But I just take and it was a big cut. You know, I said I cut it, a big cut. Yeah, I said I'll take the pay cut. I did take the pay cut. क्रिस गेल ने कहा कि मैंने सरवान के मुंह पर कहा था कि तुम्हें हेड कोच बनने का कोई तजर्बा नहीं और ये एक आसान जॉब नहीं है। इसने खिलाड़ियों पर कर्फ्यू लगाया। वो एक मुतसिब शख्स है। वर्चुअल मैड्रिड ओपन में एंडी मरे ने एक और फतह समेट ली। नंबर 1 टेनिस स्टार राफेल नडाल को भी शिकस्त दे दी। नीदरलैंड और कनाडा की वुमेन खिलाड़ियों ने भी कामयाबी समेट ली। लॉकडाउन के दौरान घरों पर मैसूर शायकीन के लिए सजा वर्चुअल मैड्रिड ओपन का मेला, जिसमें दुनिया के नामवर खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। बरतानवी टेनिस स्टार ने नंबर 1 राफेल नडाल को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी थी। तीन 0 की हार से मेजबान स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल फंड रेजिंग के इस इवेंट से बाहर हो गए। एंडी मरे ग्रुप ए के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नीदरलैंड की कैरी बर्टन्स ने भी कामयाबी समेट ली। यूनान के सिडिफानस सिट्सपास ने भी नाकाबिले शिकस्त रहते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मर्दों खावतीन के इस इवेंट में 1.5 लाख यूरो की इनामी रकम कोरोना वायरस के मुतासरीन को दी जाएगी। आलमी मोटो जीपी फेडरेशन ने अक्टूबर में मोटो जीपी के दोबारा शुरू होने के लिए कोशिशें तेज कर दी। इंतजामिया का कहना है कि अभी काफी वक्त है और उम्मीद है तब तक हालात काबू में आ जाएंगे।